जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही की चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री, यूनिट वन जो है इसकी कंप्लीट कर रहे थे। हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, हमने पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तीन क्लासेस के बारे में पढ़ा, तीन वर्गों के बारे में समझा था, तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी क्रम में उसी सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आपने नहीं पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं हमारी क्लासेस। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको अपने आपको कोर्स का पूरा एक्सेस चाहिए, सारी की सारी क्लासेस चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने आपको एक एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। ठीक है, इसको स्कैन करना है और इस पर आपको पेमेंट करनी है 21 रुपये की। जी हाँ, 21 रुपये की। ठीक है, 3-4 वीडियो जो होने वाली है डेमो क्लासेस, उसके बाद जो है क्लासेस आपको पेड हो जाएंगी। ठीक है, और आपको कितने रुपए की पेमेंट करनी है? 21 रुपये की पेमेंट करनी है ना। सामने मेरा वो दिख रखा होगा आपको, क्यूआर कोड दिख रहा होगा 9278032677, इस पर भी आप कर सकते हो। और इसी नंबर पे आपको जैसे आप पेमेंट करोगे 21 रुपये की, 21 रुपीज़ की, आपको स्क्रीन शॉट भेजना है 9278032677। ठीक है, और वो पेमेंट करने से पहले या फिर ग्रुप ज्वाइन करने से पहले एक बार व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज भी कर दीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, मेरा नाम आशीष भंडारी है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, स्क्रीनशॉट भेज दोगे हमें इसी नंबर पे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो देख लेते हैं। आपको पीडीएफ मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, पीडीएफ प्लस में क्लासेस और नोट्स मिलने वाले हैं आपको। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आप हमसे पढ़ने के बाद कहीं और से भी, कहीं किसी भी तरीके की कोई कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइंड मैप कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ही आप क्लासेस ख़त्म होती है उसके ऐड में आपको क्या कहते हैं, रिवीजन के रूप में, पूरे रिवीजन के लिए पूरा का पूरा चैप्टर याद करा दिया जाता है पिक्चर डाटा के रूप में। रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब तो ये है कि जो सारे जितने भी लेक्चर्स हैं सारे रिकॉर्डेड होने वाले हैं। ठीक है, और आप आराम से बैठ के कहीं भी बैठ के, चाचा के यहाँ बैठे हो, चाची के यहाँ बैठे हो, आराम से सुन, कान में ईयरफोन लगा के सुन सकते हो और अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हो। वन टाइम पेमेंट, जी हाँ, आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है 21 रुपये की, उसके बाद किसी भी तरह की पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनल गाइडेंस आपके साथ, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ सारा का सारा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और आपको एक कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरा नाम आशीष भंडारी, मेरा नाम, मैं ग्रेजुएशन कर रखा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स और पीजी फ्रॉम एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, एमए इन हिस्ट्री। ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का किला तोड़ दिया गया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया गया। देखो, बास्तिल का किला बहुत इंपॉर्टेंट था। बास्तिल का किला सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। देखो, बास्तिल क्या है, पेरिस के पास एक जगह है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। उसके उसके उसी में एक जगह है। ठीक है ना, वहीं पे जाके कहते हैं ये बास्तिल का किला मौजूद है। अब इसमें ये क्या कहते हैं, राजा के निरंकुश। ठीक है, निरंकुश मतलब समझते हो, राजा की मनमानी का प्रतीक था। ठीक है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिससे राजा क्या कहते हैं, परेशान है। ठीक है, तो राजा क्या करता था, या फिर उसने राजा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया हो तो राजा क्या करता था, उसको पकड़ता था, इसी के लिए मैं तलवार दिया करता था। ठीक है, निरंकुश मतलब समझते हो, उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, ऐसी शक्ति है निरंकुश। समझ में आ गया? जैसा कि प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, उनकी जो शक्तियों को कुछ ना कुछ तो सीमा होती है। अंकुश लगा होता है, कौन लगाता? भारतीय संविधान हमारा। लेकिन राजाओं की शक्तियों पर कौन सा विधान, कौन लगाता सीमा लगाता? कोई नहीं लगाता। ठीक है, राजा क्या होता है, संप्रभु होते हैं, है ना। उनकी सोच ये होती है, तो उनके ऊपर से कोई सीमा नहीं होती। इसी तरीके से फ्रांस फ्रांस जो था, क्या कहते हैं, वो भी फ्रांस का जो राजा था लुई सोल्वे, वो रेनेकुस, उससे उससे पहले के जो शासक थे, और क्या कहते हैं, वो जो राजा, वो लुई सोल्वे था, उसने बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं व्यक्तियों को पकड़ा था, जो उनको जेल में रिहा बंद करवाया था, जो उसके खिलाफ थे और उनके खिलाफ कदम उठाते थे। ठीक है, तो 14 जुलाई को उसी किले को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? देखो, अगर राजा की शक्ति को चुनौती देना है तो राजा के खिलाफ जो लोग खड़ा होते हैं उनको अपनी संघर्ष में शामिल करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए राजा के खिलाफ जो लोग थे उनको हमने पक्ष में ले लिया। समझ आ गया? On the 14th July 1789, the agitated crowd stormed the fort of Bastille, a symbol of
टायरेनी ऑफ ओल्ड रिजम एंड डिस्ट्रॉयड इट। ठीक है, मतलब कि अब राजा क्या था, पूर्ण तरीके से क्या कहता है, जगह जगह पे तो क्या था, अ, राजा की जो शक्ति थी, बास्तिल का किला तोड़ना, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब कि राजा, मतलब कि राजा को सीधे तौर पर चुनौती दे देना। ठीक है, कि वी आर कन्फ्रंटिंग यू एंड योर पॉलिसी विच अगेंस्ट द थर्ड क्लास एज वेल एज इट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, सो वी कन्फ्रंटिंग यू। तो राजा जो पीपल्स थे वो ये चीज़ बोल रहे थे। ठीक है, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों के अनुमान करके लुईस 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान पर अंकुश स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ, देखो, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइट है। ठीक है, अब राजा को लगने लगा कि भाई यार, लोग तो पागल हो गए यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लोग मार देंगे, हरा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो लोगों ने क्या करा, जो नेशनल असेंबली का निर्माण हुआ था टेनिस कोर्ट की शपथ के बाद। ठीक है, नेशनल असेंबली, मतलब कि जो थर्ड क्लास के लोग थे उनको क्या कहते हैं, वोटिंग के अंदर, क्या कहते हैं, मतदान के अंदर मतदान का अधिकार नहीं था कि कोई भी फैसले लेने लेने के लिए। तो उन्होंने अलग ही जाके अपनी असेंबली बना ली थी, अब सभा बना ली थी, वो है ना। अब वो क्या कहते थे, हम अपने 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 अपना क्या कहते हैं, अपने फैसले खुद लेंगे। तो उसको राजा ने मान्यता दे दी। राजा ने मान्यता नहीं दी थी, मान्यता मतलब समझ, रिकॉग्निशन, मतलब कि राजा मानता ही रहता कोई ऐसी असेंबली है। वो बोलता था कि जो क्या कहते हैं, हमारी जो असेंबली है वही सबसे बेस्ट असेंबली है। लेकिन नेशनल असेंबली तो थर्ड स्टेट थी, उसको कुछ कुछ मानता ही नहीं था। लेकिन राजा ने बोला चलो ठीक है, आपको भी हम मान्यता देते हैं। तो क्योंकि देखो, इस विद्रोह के अंदर ना, मैं बताऊं तो ज़्यादातर जनसंख्या थर्ड स्टेट से थी। क्यों, थर्ड स्टेट जो था, जो तीसरा वर्ग था, बहुत ही परेशान था राजा से। ठीक है, चाहे वो उनके विशेष अधिकार हो गया, आपको प्रिविलेज्ड हो गया, है ना, राइट्स बिल्कुल नहीं दे रखे थे उनको, है ना, चाहे उनको जितने भी टाइल दो दो प्रकार के कर थे, वो दो सारे के सारे किसको देने पड़ते थे, तीसरे वर्ग को, मतलब कि भेदभाव होता था। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं थर्ड स्टेट परेशान हो चुका था। तो नेशनल असेंबली की क्या कर दिया, इनको रिकॉग्नाइज कर दिया, एग्री टू गिव अप हिज पावर, और उसने बोला ठीक है, अब मैं अपनी शक्तियों पर कुछ अंकुश लगाऊंगा। अब कौन सा अंकुश लगाऊंगा, संविधान का अंकुश स्वीकार किया। उन्हें बोला एक काम करते हैं, आप ना हमारे लिए संविधान बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने लोगों से बोला कि संविधान, कोई बात नहीं, संविधान बनेगा। अब मैं क्या कहते हैं, एक दायरे में रहकर काम करूंगा, दायरे में रहकर काम करूंगा, समझ पा रहे हो, मतलब कि अब मैं ऐस अपनी मनमानी के अनुसार देश को नहीं चलाऊंगा। जैसे भारत में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी क्या पावर रहने वाली है। चाहे आप राष्ट्रपति के बारे में से लिख रहा है, अन्य मिनिस्टर्स के या मंत्रियों के बारे में बता रखा है। बहुत सी क्या कहते हैं, कार्यपालिका के बारे में बहुत बता रखा है, न्यायपालिका हो गया आपका, है ना, इनके बारे में बता रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। On on 14 August 1789, all the feudal system of obligation and taxes were abolished by the and by a decree। मतलब कि एक आगे आदेश पास हुआ, क्या कहते हैं, 4 अगस्त को, 4 अगस्त 1789 को, ऑल द फ्यूज सिस्टम ऑब्लिगेशन एंड दी टैक्सेस वर अबोलिश। जो क्या कहते हैं, फ्रांस फ्रांस के अंदर क्या कहते हैं, जितना भी सामंतवाद था, सामंतवाद समझ पा रहे हो, सामंतवाद का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कुछ लोग होते थे, उनके पास बड़ी सी क्या कहते हैं ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है, और लोग क्या होते थे, और ये क्या कहते हैं, मतलब इनके पास ये ज़मीन थी, और ये पूरी ज़मीन एक इंसान की है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, और ये इंसान बहुत शक्तिशाली होता था, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी इनके पास, सामंत। ठीक है, और राजा राजा के पक्ष में रहा करता था। जब भी लड़ाई हुआ करती थी तो ये जो सामंत थे, जो ये फ्यूडल थे, किसको जाके मदद करा करते थे, राजा को। ठीक है, और जो छोटे छोटे किसान थे, इसके खेतों में काम किया करते थे, और जब एंड में जितनी भी फसल की पैदावार हुआ करती, तो प्रोडक्शन हुआ करता था, कुछ भाग वो ले लिया करते थे। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल था, कौन, फ्यूडल जो था, सामंत जो था। ठीक है, तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या है, और जितने भी क्या कहते हैं आपके टैक्सीज थे, जो अननेसेसरी टैक्सीज थे। ठीक है, जो क्या कहते हैं, ये कहा गया था कि पहले क्या कहा गया था, जितने भी टैक्सीज है वो किसको देने पड़ेंगे, सिर्फ किसको देने पड़ेंगे, आपको, इसको,
राजा को, ओ सॉरी, तीसरे स्टेट्स को, तो वो हटा दिए गए। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करो कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। मतलब कि जो सामंती व्यवस्था थी, बता दिया आपको मैंने, ठीक है, वही जब भी समझाया उसी को बोलते हैं, ठीक है, उसको हटा दिया, ठीक है। 1789 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। देखो 1789 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। इसमें आपसे पूछ लेगा कि फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी, एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा। द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर इन लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, अलॉन्ग विद द वन पर्सन ऑन वन वोट प्रिंसिपल। मतलब कि अब देखो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता था कि देखो राजा तो होगा, अब राजा भी होगा लेकिन भारत के अंदर, सॉरी, फ्रांस के अंदर राजा तो होगा, लेकिन राजा होगा किसके अनुसार काम करेगा, राजा जो होगा वो संविधान के अनुसार काम करेगा। किसके अनुसार काम करेगा, संविधान के अनुसार करेगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको, संविधान के अनुसार काम करेगा, ठीक है। और जितनी भी पावर थी उसको हमने 3 भागों में बांट दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी मतलब इसका न्याय करना होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, जो क्या कहते हैं कानून को लागू करती है। और लेजिस्लेशन मतलब कि जो कानून का निर्माण करती है, इसको बोलते हैं विधान पालिका, कार्यपालिका और जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका, ठीक है। जैसे कि भारत देख लीजिए, भारत में विधान पालिका लेजिस्लेचर क्या है, आपका असेंबली हो गया, नेशनल पे अगर लोकसभा राज्यसभा। उसी तरीके से अगर आप स्टेट्स में देखो, उसमें क्या होगा, आपका विधानसभाएं होती है, ठीक है, विधान पालिकाएं होती है। उसी तरीके से कार्यपालिका क्या कहते हैं आपकी देश के बड़े स्तर पर देखा जाए, भारत के पूरे भारत के स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारी मंत्री होती है, प्रधानमंत्री है काम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए क्या है, क्या कहते हैं, जो कानून जो बनते हैं यहाँ पे उनको लागू करने के लिए कौन है, बहुत सारे मंत्री हैं और आईएएस ऑफिसर है, पीसीएस ऑफिसर है, क्या कहते हैं, उन कानून को लागू करते हैं। उसी तरीके से न्यायपालिका मतलब कि क्या कहता है, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, हाई कोर्ट्स हो गए आपके, ठीक है, और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे हैं इन कानून की देखभाल, ये तय करने के लिए जो कानून बने हैं सही है नहीं है, या क्या कहते हैं इनकी संवैधानिक वैधता क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सर्टिफिकेशन बोल सकते हो उसको। वो शब्द दिमाग में आ नहीं रहा, कभी कभार दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। हाउवर वोटिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड एंड इनएक्टिव सिटीजन ओनली, ठीक है। देखो आप क्या कहते हैं, अ, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, जो वोटिंग के अधिकार नहीं थे पहले, ठीक है, अब वोटिंग के अधिकार भी दे दिए गए, किसको, थर्ड थर्ड स्टेट के लोगों को, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं थी, ठीक है। अब वोट कौन डाल सकता था, एक्टिव एक्टिव सिटीजन ओनली। अब ये एक्टिव सिटीजन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो समझ जाएंगे, संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। मतलब कि जो संविधान बनाया गया, ठीक है, लागू किया गया, उसमें क्या कहते हैं नागरिकों, मतलब कि पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। मतलब कि उसके अंदर अभी जो थे ना, क्या कहते हैं, पुरुषों को अधिकार दिए गए थे, महिलाओं को अभी भी उस तरीके के अधिकार नहीं दिए गए, जो राइट्स थे वुमेन्स के उनको अभी भी इग्नोर किया गया था, ठीक है। सिविल राइट्स बोलते हैं इनको, है। नए संविधान के अनुसार एक सक्रिय नागरिक को मतदान करने का अधिकार था। क्या कहते हैं, मतदान करने का अधिकार था, केवल सक्रिय नागरिक को मिला जो पुरुष थे। अब देखो ये सक्रिय नागरिक कौन था, मतदान जो था, सक्रिय नागरिक समझ पा रहे हो, जो वोट कौन दे सकता था, उसकी जो एलिजिबिलिटी थी, क्या था, पहली बात तो वो पुरुष होना चाहिए था, आदमी होना चाहिए था, जिसकी उम्र कम से कम 25 साल हो या उससे अधिक हो, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कमा चुकाता हो, है ना। मतलब कि 3 दिन के बराबर हफ्ते भर के अंदर देखा जाए तो मतलब कि 3 दिन के अंदर 3 दिन के बराबर की क्या क्या करता हो, कर चुकाता हो, कर समझते हो, टैक्सेस देता हो। उस टाइम पे क्या कहते हैं, फ्रांस में कुछ ना कुछ तो होगा, कि जैसे मान के चलो भारत में कुछ ना कुछ दिन दैनिक दिहाड़ी होती है कि 500 रुपये 600 रुपये, है ना, उस हिसाब से वहाँ पे भी कुछ होगा कि अगर कोई इंसान 3 दिन के बराबर की अपनी क्या कहते हैं मजदूरी के बराबर का कर चुकाता है,
तो वो अच्छा वो वोट दे सकता है, उसकी 25 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और वो पुरुष होना चाहिए, मेल होना चाहिए। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। अब इनएक्टिव देखो, फ्रांस के अंदर दो कैटेगरी थे सिटीजन की ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट्स, ठीक है। आप क्या कहते हैं, मतदान अधिकारों के अनुसार फ्रांस के अंदर दो कैटेगरी थे, दो वर्ग थे, ठीक है। एक वर्ग था सक्रिय नागरिकों का, एक था असक्रिय नागरिकों का। सक्रिय नागरिक कौन थे? इसके अंदर महिलाएं आती थी और वह पुरुष आते थे जिनकी उम्र 25 साल से कम थी और वो जो कर चुकाया नहीं करते थे। समझ में आ गया? राजाओं की शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका में विभाजित कर एवं हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब कि अब राजा क्या था, नाम मात्र का राजा रह गया था, ठीक है उसमें, लेकिन अभी भी पावर थी उसके पास, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कार्यपालिका, अब राजा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसके साथ मिलकर काम करेगा? विधायिका के साथ, ठीक है, कार्यपालिका के साथ और न्यायपालिका के साथ देश का शासन चलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। हु इज एक्टिव सिटीजन? सक्रिय नागरिक कौन था? ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट्स फ्रांस वर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन क्लास इज एक्टिव क्लास या एक्टिव सिटीजन। दोज आर who are the active citizens in this France? पर्सन हु ओनली मेंस, इंसान पुरुष होना चाहिए था, फीमेल होना चाहिए था। दूसरा, एज अबव 25 ईयर, जिसकी एज 25 ईयर्स एंड इससे अबव हो, एंड पे टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 days लेबर वेजेस, मतलब कि जो 3 दिन के लेबर वेजेस के के बराबर टैक्सेस पे करता हो। इनएक्टिव मतलब में कौन कौन आ गए? महिलाएं आ गए और अन्य पुरुष जो टैक्सेस नहीं पे किया करा करते थे। समझ आ गया? रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लासिफाइड एज अ पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन बोल लीजिए या इनएक्टिव सिटीजन बोल लीजिए, वो बात एक ही है, ठीक है। हु डिड नॉट पे एनी पॉलिटिकल राइट। अब इनको किसी भी तरीके के पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। समझ में आ गया? इनके पास किसी भी तरीके के पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तो अभी भी सब फ्रांस में क्या है, क्या कहते हैं, संविधान का तो निर्माण हो गया है, लेकिन क्या कहते हैं, जितनी समानता देनी चाहिए थी उतनी समानता भी नहीं दी गई है। देखो, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सभी लोग, ना तो लिंग, जाति, ना उनकी हैसियत देख के कभी भी उनको क्या कहते हैं, जो संविधान है उनको अधिकार नहीं देता। अगर मान के चलिए किसी गरीब के बच्चे के साथ बुरा होता है ना भारत के अंदर, या उसके अधिकारों का हनन होता है, या उसके साथ क्या कहते हैं पुलिस के अंदर ज्यादती होती है, तो संविधान में प्रावधान दे रखे हैं कि समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 कहता है ना, अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या, लिंग, जाति या इससे परे है कोई भी फैसला लिया जाएगा। समझ पा रहे हो? समानता का अधिकार सभी वर्ग के लोगों को है, ठीक है। But political clubs become a rallying point for a discussion on government policies, in which Jacobin Club emerges as the most favorable, क्या कहते हैं, फेवरेट। अब जोकोबियंस का क्लब, जोकोबियंस के बारे में आगे आके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।